नमस्कार दोस्तों, और फिर से चैनल पर स्वागत है। अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। उम्मीद है कि आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। लो फेंग पर जब अचानक आरएस ऑटोमेटन का हमला हुआ तो उनका विमान सीधा नीचे गिरने लगा और उसी वक्त कैप्टन तेहवू ने अपने दल को तुरंत जहाज छोड़ने और युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। कैप्टन तेहवू के आदेश का पालन करते हुए सभी दल के सदस्य और बाकी लोग तुरंत जहाज से बाहर निकल गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, अचानक एक तेज रोशनी चमकी जिसने जमीन को हिला दिया और एक भूकंप सा पैदा कर दिया, जिससे पूरा इलाका बंद हो गया और सभी लोग वहीं फंस गए। वहीं पर उन्हें पता चला कि यह कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक कारावास है जिसे ऑटोमेटन द्वारा संचालित किया जाता है। अब सबको समझ आ गया कि ये सब कुछ ऑटोमेटन की ही चाल है। कैप्टन तेहवू ने तुरंत आदेश दिया कि सब मिलकर बाहर निकलने का रास्ता खोजें, लेकिन उसी समय ऑटोमेटन ने अपना विशाल रोबोट छोड़ दिया जिसका मकसद लो फेंग और उसके साथियों को पकड़ना था। इधर कैप्टन तेहवू ने अपने सदस्यों को कहा कि अब बस भागने पर ध्यान दो, क्योंकि रोबोट्स ने मैमथ अटैक के जरिए उन सब पर हमला शुरू कर दिया था। मैमथ अटैक की लहरें जैसे ही आई, कैप्टन तेहवू ने खुद आगे बढ़कर मैमथ के शरीर पर हमला किया और उसे नष्ट कर दिया, जिससे वे सभी जहरीले जाल से बच सके। लेकिन उसके बाद उन्होंने देखा कि रोबोट्स ने एक दूसरे से संपर्क कर लिया है और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय इसके कि वे सब मिलकर इस लड़ाई का सामना करें। और कैप्टन तेहवू के सभी सदस्य अब इस निर्णायक युद्ध के लिए तैयार थे। सब पूरी तरह से लड़ाई के लिए तैयार थे, जिनमें लो फेंग भी शामिल था। इस बीच जो लोग इस युद्ध को देख रहे थे, उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि इस युद्ध से करीब 27% तक नुकसान हो सकता है। लेकिन कोच को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि अगर वह उन्हें हरा देता है तो वह गलत नहीं है। कोच को इस बात का पूरा विश्वास था, क्योंकि इस समूह में केवल कैप्टन तेओ ही एनडी क्षेत्र में है, जबकि बाकी सभी अभी भी सेक्टर के अलग हिस्सों में हैं। फिर लड़ाई शुरू हुई, कैप्टन तेहवू और दुश्मन की ओर से आए बुनिका रोबोट के बीच, जहां हर कोई अपनी अपनी विशेष क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहा था। सीनियर मी ने अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया। सीनियर वेई ने अपने ऐसे रोबोट का उपयोग किया जिसकी आकार बदलने की क्षमता थी। लो फेंग और कैप्टन तेहवू ने भी अपनी शक्तिशाली हमले छोड़े। इस युद्ध में जहर की निगाह में यह सब उनके लिए फायदेमंद बनता जा रहा था, क्योंकि जो ऊर्जा और सामग्री इस युद्ध में उपयोग हो रही थी वह उच्च गुणवत्ता की थी, जिसे इकट्ठा करके वे या तो बेच सकते थे या अंतरिक्ष निर्माण के लिए उपयोग कर सकते थे। यह लड़ाई केवल कैप्टन तेहवू के दल की थी और वे खुश थे, क्योंकि वे दुश्मन के रोबोट को नष्ट कर रहे थे और उनके क्षतिग्रस्त हिस्सों को इकट्ठा करके संग्रहित कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वे इस लड़ाई से खुश हो रहे थे, अचानक एक और भी ज्यादा शक्तिशाली दुश्मन सामने आया, F8 रोबोट, जिसकी विशेषता थी तेज और घातक हमला, खासकर कैप्टन तेहवू पर। यहीं पर दुश्मन ने अपनी योजना को अंजाम देना शुरू किया, जिसमें उसने 3000 F8 यूनिट्स को भेजा ताकि वे कैप्टन तेहवू पर हमला करके उसे मार सकें। क्योंकि यदि तेहवू मारा जाता है तो एनडी क्षेत्र के बाकी बचे योद्धाओं को भी आसानी से खत्म किया जा सकता है। हालांकि उन्हें उस युद्ध में बहुत बड़ा हमला झेलना पड़ा, खासकर कैप्टन तेहवू को, जो 3000 F8 में से अकेले 1000 हमलों का शिकार बना। और ये सब उस समय हुआ जब वे अभी भी उसी कारागार में थे, जहां की ऊर्जा खुद ऑटोमेटन को शक्ति दे रही थी, जिससे वहां के रोबोट और भी अधिक ताकतवर होते जा रहे थे। इसी कारण से लो फेंग और उसके साथी खतरे में पड़ गए थे। लेकिन कैप्टन तेहवू और उसके साथियों ने अभी हार नहीं मानी थी। उन्होंने अपनी विशेष तकनीकों का सहारा लिया, जैसे जहरीले पौधों से निकाले गए औषधीय मिश्रणों से रोबोट के जहरीले हमलों से अपनी रक्षा करना। लेकिन इस समय सामान्य फ्यूजन तकनीकें भी बेकार हो गई थी और वो जैसे तैसे अपनी कमजोर शक्ति से लड़ाई करने की कोशिश कर रहा था। अंततः जब हालत बेहद गंभीर हो गई तो तभी लो फेंग ने आगे बढ़कर मदद करने का निर्णय लिया और उसने हटला याशेन की तकनीक का द्वार खोला, एक ऐसी तकनीक जिसमें वह अपनी तलवार को सुनहरी शक्ति से बदल देता है, जो अमर दुश्मनों को भी हराने की ताकत देती है। जब लो फेंग ने याशुआन तकनीक को 9वें स्तर में बदला तो वह F श्रेणी के रोबोट्स को बेहद आसानी से नष्ट करने में सक्षम हो गया। सिर्फ एक वार या एक छेद से ही वह किसी भी रोबोट को समाप्त कर सकता था। ये देखकर कैप्टन तेहवू अत्यंत प्रसन्न हुआ। उस क्षण उसने गर्व से लो फेंग की ओर देखा, क्योंकि वह कभी नहीं सोच पाया था कि लो फेंग इतनी शक्तिशाली क्षमता रखता है। उसे यह सोचकर खुशी हुई कि उसने लो फेंग को अपनी टीम में शामिल किया था।
लो फेंग ने याशुआन तकनीक के साथ अपना हमला जारी रखा और बहुत ही कम समय में उसने रेस ऑटोमेटन के ढेर सारे रोबोट्स को परास्त कर दिया। वाकई में कमाल की शक्ति थी। उधर दूसरी ओर यह सब देखकर प्रशिक्षक चिंतित हो गया था कि कहीं उसके सभी रोबोट नष्ट न हो जाए। इसलिए उसने यह निर्णय लिया कि वह अपने दूसरे उपाय का प्रयोग करेगा, यानी गुंतुर को खोलकर, ताकि वह अपने सभी रोबोट्स को खींचकर हमले से बचा सके। संक्षेप में कहें तो जैसे ही प्रशिक्षक ने अपने ऑटोमेटन वापस बुला लिए, वह अपने दूसरे साथियों के साथ बाहरी अंतरिक्ष में लौट गया, जहां उन्हें इस युद्ध से काफी लॉजिक्स क्लास F मिले, जो कि पूर्व F8 रोबोट्स के खिलाफ हुई लड़ाई के कारण प्राप्त हुए। यह उनके लिए एक लाभदायक सौदा साबित हुआ। यहीं पर मेइनू ने लो फेंग का धन्यवाद किया, क्योंकि लो फेंग ने उन्हें 9वें स्तर की शक्ति से पहले ही बचा लिया था। वहां पर मेइनू और कैप्टन तहवू दोनों ने स्वीकार किया कि पिछली लड़ाई में लो फेंग ही सच्चा MVP रहा। जहर ने भी लो फेंग का शुक्रिया अदा किया, लेकिन वह उतना प्रभावित नहीं था, क्योंकि जहर के पास भी एक विशेष रहस्य था जिसे वह अब तक छिपाए हुए था। अगर लो फेंग ने मदद नहीं की होती तो धर को अपनी वह रामुआन नामक द्रव शक्ति का प्रयोग करना पड़ता, लेकिन चूंकि लो फेंग ने समय रहते अपनी शक्ति दिखा दी, जहर को रामुआन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। यह जहर के लिए भी राहत की बात थी, क्योंकि रामुआन एक दुर्लभ और कठिन औषधि थी जिसे बनाना आसान नहीं था। वहीं पर कैप्टन तहवू को यह भी पता चला कि जहर वास्तव में सभी की परवाह करता है, खासकर अपने उन पूर्व साथियों की जिन्हें सातवा कहा जाता था। और जहर ने अपने साथियों की रक्षा करने की शपथ ली थी, ताकि वह पहले की तरह फिर से किसी को खोने न दे। इस तरह उनकी छोटी सी यात्रा उन्हें डिस्ट्रॉयर नामक स्थान पर ले आई, जहां कैप्टन तहवू ने सभी को उस स्थान के इतिहास के बारे में बताया कि यह कभी एक विशाल शक्ति वाला ग्रह था जिसे डिस्ट्रॉयर कहा जाता था। लेकिन जब मानवों ने दुश्मनों से युद्ध किया तो वह ग्रह एक बड़े विस्फोट में नष्ट हो गया और अब यह बंजर स्थल बन गया, जिसे आज डिस्ट्रॉयर का क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने अपनी पिछली लड़ाइयों में प्राप्त सैन्य अंकों को भी देखा और वहां सभी तब हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि लो फेंग को अकेले ही 1 अरब पॉइंट्स मिले हैं। किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। अगर लो फेंग बाकी सभी से ज्यादा पॉइंट्स हासिल कर लेता है तो यह बात सभी को हैरान कर सकती है। और फिर कैप्टन तहवू ने बताया कि ये पॉइंट्स तब मिलते हैं जब वे दुश्मनों को हराते हैं, इसलिए उन्हें इस क्षेत्र में अधिक पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए लगातार दुश्मनों को हराना होगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं बीती थी कि उनके रडार सिस्टम ने सेक्टर के एक हिस्से में दुश्मनों की मौजूदगी को महसूस कर लिया, जो 5 यूनिट्स के साथ आ रहे थे। तब जहर ने सभी से कहा कि दुश्मनों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि आमतौर पर दुश्मन खुद अचानक हमले से चौंक जाते हैं। लेकिन नोनामी ने जहर को चिढ़ा दिया, क्योंकि जहर उन सब की चिंता कर रहा था और सावधान रहने की बात कर रहा था। जहर ने नोनामी की बात सुन ली, थोड़ा शर्मिंदा हुआ और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन अब सभी को यह समझ में आ गया था कि जहर वास्तव में एक अच्छा इंसान है। इसके बाद कैप्टन तहवू ने अपनी टीम का नेतृत्व किया ताकि वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए और दुश्मनों को हराकर अपने सैन्य योगदान अंक बढ़ा सकें। संक्षेप में समय बीतता है और हम देखते हैं कि लो फेंग दुश्मनों का सामना कर रहा है और पॉइंट्स इकट्ठा कर रहा है, एलियंस से लड़ते हुए। इस बीच लो फेंग और रॉक के बीच की दोस्ती भी और मजबूत होती जा रही है। वे दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली कहानी में हम देखते हैं कैप्टन तहवू और लो फेंग को रास्ट लेकुआन से लड़ते हुए, जो कि रास्ट सेरंग गेजर्क नामक गठबंधन से जुड़ा है। वे लोग लेकुआन के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्योंकि रास्ट लेकुआन का संबंध रणा एंडिंग से है, जो पहले के रास्ट ऑटोमेटन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इससे युद्ध की स्थिति और भी भयंकर हो जाती है और टीम के बीच सामंजस्य की बड़ी परीक्षा होती है। सभी सदस्य अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं, खासकर जहर, जो अब अपनी छिपी शक्ति का उपयोग करने वाला है। जहर की इस शक्ति से उसका औषधीय प्रभाव और बढ़ जाएगा, जो युद्ध में काम आ सकता है, लेकिन इसके बदले जहर के शरीर पर प्रतिघात का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बाद हम 7वें सदस्य को देखते हैं, जो इस लड़ाई से होकर गुजरेंगे और फिर लो फेंग लौटेगा उन्हें बचाने के लिए अपनी अद्वितीय शक्ति के साथ। और यह है वह हिस्सा जिसे हम अगली कह